हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। कौन सा? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा हमारा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी इसके बीच में हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। देखो, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक तरह से बेस बोलो आप इसे, ठीक है ना, बेस है। दूसरा, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता होना चाहिए शुरू से कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है। क्लियर है? तो आज का हम ये डिफरेंस स्टार्ट करने वाले हैं। 4 पॉइंट आपके सामने हैं और इसके जो बाकी पॉइंट्स है मैं अभी और लिखने वाला हूं, ठीक है ना। तो पहले इन चारों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जिसमें से मैं डेफिनेशन में सबसे ज्यादा टाइम लगाने वाला हूं, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। बाकी चीज तो बाद में आराम से हो ही जाएगी। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, यानी मीनिंग से बात करते हैं। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है वो समझते हैं, ठीक है। देखो, मान के चलो आपका जो साल स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1/4। मान लो 2021 में आपका साल स्टार्ट हुआ, तो खत्म कब होगा बच्चे? वो खत्म होगा आपका 31 मार्च 2022। यही तो आपका अकाउंटिंग ईयर होता है। 21 में स्टार्ट हुआ और 22 में खत्म हुआ। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मैं कह रहा हूं कि इस साल से रिलेटेड, मान के चलो इस साल से रिलेटेड एक्सपेंस जो है ना, वो कितने हैं? 1 लाख के हैं। और इस साल से रिलेटेड रिवेन्यू यानी जो इनकम है, मान लो थोड़ी देर के लिए वो 1.5 लाख की है। क्लियर? जिसमें से एक्चुअल में जो पेमेंट है, जो पेड हुए हैं, तो एक्सपेंस पेड जो हुए हैं इस साल में वो खाली हुए हैं 60,000। और जो इनकम रिसीव्ड हुई है ना, जो रिवेन्यू में जो रिसीव्ड हुआ है हमें, वो मान लो कितना हुआ? खाली 80,000। क्लियर हो गया? ये रिसीव्ड हुआ है और ये पेड हुआ है। तो इस तरह से हमें मान लो डेटा दिया हुआ है जिसमें मैंने एक्सपेंस बता दिया, आपको इनकम बता दिया, ठीक है ना। अब एक्रूअल बेसिस कहता है कि हमें उन एक्सपेंसेस को, उन रिवेन्यू को रिकॉर्ड करना है जो इस साल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो रिसीव हुए हैं या पे हुए हैं। इन केस ऑफ एक्सपेंस, क्या वो पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस में मुझे क्या देखना? मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या वो इस साल से रिलेटेड है या नहीं है। बात समझ आ गया? यानी ये क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है एज पर एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से वी रिकॉर्ड रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। हम रिवेन्यू और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं व्हेन दे एक्रू। एक्रू का मतलब होता है उस साल से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। उस साल से रिलेटेड अगर बन रहा है तो बिल्कुल आप उतने से एंट्री डालोगे, आपको रिसीप्ट और पेमेंट से कोई मतलब नहीं होता। क्लियर हो गया? रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ द अमाउंट, यानी हमें एक्चुअल रिसीप्ट और एक्चुअल पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। यानी अगर मैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करूं तो मैं किसको डालूंगा? इसको 1 लाख को डालूंगा एक्सपेंस में और 1.5 लाख को डालूंगा किसमें? रिवेन्यू में। बात समझ आ रही है? मुझे इससे मतलब ही नहीं है इन दोनों से कि एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ या कितना पे हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि एक्सपेंस 1 लाख जो है रिलेटेड टू दिस ईयर, ठीक है। ये एक्सपेंस जो है 1 लाख के इस साल से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये एक्रूअल बेसिस की बात कर रहा है। इसमें पे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, वो जो भी चीजें हैं सब इसी के अंदर शामिल है। मैं यहीं पे देखूंगा, मुझे एक्चुअल पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, ये एक्चुअल रिसीप्ट से कोई मतलब नहीं है। तो हमें एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? ये कहता है एज पर एक्रूअल बेसिस वी रिकॉर्ड रिवेन्यूज एंड इनकम व्हेन दे एक्रू, जब वो एक्रू हो जाते हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि एक्चुअल में रिसीव हुई है या एक्चुअल में पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। जबकि कैश बेसिस कहता है मैं सिर्फ उन इनकम और एक्सपेंस के एंट्री करूंगा जिनकी एक्चुअल में पेमेंट हुई है, यानी एक्चुअल में या तो इनफ्लो यानी वो पैसा आया हो या एक्चुअल में पैसा आउटफ्लो यानी गया हो। बात समझ गया? यानी अगर मैं कैश बेसिस बोलूंगा तो वो इसके हिसाब से रिकॉर्डिंग करेगा, इनके हिसाब से रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। जबकि जो एक्रूअल बेसिस है वो इसके हिसाब से रिकॉर्डिंग करेगा, इसके हिसाब से रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। बात समझ आ गया? नंबर 2 बात करते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसमें इसने बोला बोथ कैश और क्रेडिट। कैश जो नकद में हो चुका है, क्रेडिट जो उधार वाली है, सारे ट्रांजेक्शन क्या है यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए। कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन यहाँ पे उधार होती है, बट यहाँ सॉरी मतलब यहाँ पे एंट्री होती है दोनों की। बट यहाँ पे बात करें तो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन की ही रिकॉर्डिंग होती है। बात समझ आ गया? 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो इसको, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा माना जाता है, इसको सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, यही फॉलो किया जाता है। तो उसने बोला कंपैरेटिवली हाई है इसकी एक्यूरेसी, इसमें ज्यादा अच्छी सही मानी जाती है। इसमें एक्यूरेसी जो होती है क्या होती है? लो होती है। आप बोलोगे कैसे? जैसे मान के चलो आज इस साल की आप अकाउंटिंग बना रहे हो, मान के चलो, ठीक है ना। अब मानो 2010 में आपको क्या ना 5 करोड़ रुपए रिसीव होने थे, बट हुए नहीं थे। अब वो 5 करोड़ रुपए यहाँ रिसीव हो गए, तो आप क्या दिखाओगे? यार इनकम आ गई 5 करोड़ रुपए की, बट क्या आपके इस साल के एक्चुअल काम करने से वो इनकम आई है? बेटा पिछले जमाने का था। अगर आज वो 5 करोड़ की अगर इनकम आती है तो कैश बेसिस तो आज ही रिकॉर्ड कर देगा, उससे आपकी इनकम बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। तो जो हम बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि कैश बेसिस के हिसाब से आपको एग्जैक्ट ना सही तरीके से एक्यूरेसी नहीं मिलती है, बट ये आपका जो एक्रूअल बेसिस है ये आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी देता है। तो हमने 3 पॉइंट कवर किए। पहला पॉइंट, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में
अगर इस साल से रिलेटेड खर्चे हैं या इस साल से रिलेटेड इनकम है तो उनकी एंट्री आएगी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं उनमें से कितना कितना अमाउंट पे हो चुका है, कितना अमाउंट रिसीव हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे बस ये देखना कितना मेरे इस साल से रिलेटेड है वो सब यहाँ आओ। पिछले साल से या उससे अगले साल से रिलेटेड चीजें इसमें नहीं आएगी। क्लियर। बट कैश बेसिस क्या कह रहा है, चाहे आपका 50 साल पुराना ही कोई गड़ा मुर्दा जो अमाउंट था वो पे हुआ हो या रिसीव हो इस साल, सब आ जाएगा भाई साहब। बात समझ गया। क्योंकि ये क्या ले रहा है, सिर्फ ये उनके ले रहा है जो एक्चुअल पेमेंट हुआ। तो एक्चुअल पेमेंट का मतलब क्या हुआ है, अब आज से 10 साल पुराना अमाउंट पे किया होगा तो वो भी आएगा भाई, है ना। तो कैश बेसिस की बात करता है कि जो तुमने एक्चुअल में या तो पे किया हो या तो तुम्हें एक्चुअल में मिला हो। क्लियर। फिर मैंने कहा था कि इसमें दोनों बोथ कैश और कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, बट इसमें सिर्फ कौन सी होती है, कैश होती है। तीसरा मैंने कहा कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इसमें थोड़ी इसमें अच्छी खासी होती है, अच्छी मतलब हाई है इसमें, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इसमें लो है। क्लियर। लास्ट पॉइंट मैंने जिसका पढ़ा था कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोला, इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, यानी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को बोलता है फॉलो करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनियों को कंपनीज एक्ट साफ साफ बोलता है कि आपको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करना है, इसकी बात नहीं करता वैसे वो, ठीक है ना। जबकि कैश बेसिस अकाउंटिंग को ये कंपनीज एक्ट 2013 रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, इसका रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसका मतलब कंपनी जो इतनी भी कंपनीज होती है वो इस मेथड को फॉलो कर ही नहीं सकते। वो किस मेथड को फॉलो करेंगे, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। यहां तक समझ में आ गया। 4 पॉइंट लिख दिए, नोट डाउन करो, उसके बाद आगे पॉइंट में आपको लिखवाता हूं। तो आगे देखिए फटाफट से, अगला पॉइंट हमारा एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें तो जो हमारा जो एक्रूअल बेसिस है ना, इसको सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, इस मेथड को, इस बेसिस को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक है ना, इन बिजनेस। क्योंकि ये रिवील्स करता है, ये आपको दिखाएगा, शो करेगा क्या, करेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये आपको करेक्ट इनकम एक्सपेंस की बात बताएगा, ठीक है ना, जो कि बहुत जरूरी होता है आपको करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। क्लियर है ना। क्योंकि जब आपका करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकलेगा तभी पता चल सकता है कि बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उसने बोला एक्रूअल बेसिस को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। नंबर 2, क्योंकि ये आपको करेक्ट इनकम एक्सपेंस निकाल के देता है, बिसाइड्स एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी एसेट्स और लायबिलिटी के अलावा इनकम एक्सपेंस भी अच्छे से निकाल करके देता है। जबकि कैश बेसिस अकाउंटिंग की बात करें तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसने बोला, ठीक है ना। इन बिजनेसेस, बिजनेस में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, याद ना यहाँ पे वर्ड बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस में यहाँ पे इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, एज इट डज नॉट रिवील क्या, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, करेक्ट प्रॉफिट लॉस चाहिए, ये आपको रिवील करके नहीं देगा। यानी बिजनेस के अंदर कैश बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, सीधी बात बताऊं, ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं करते। जबकि प्रॉफिट लॉस की बात करें, करेक्ट प्रॉफिट लॉस कौन देगा, ये देगा। तो ये करेक्ट प्रॉफिट लॉस आपको देगा असर्टेन, असर्टेन मतलब होता है ज्ञात करना या निकालना या निकलना, ठीक है ना। तो उसमें अगर आपको करेक्ट प्रॉफिट लॉस चाहिए, ठीक है ना, तो कौन कहां से निकलेगा, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। तो उसने कहा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज असर्टेन बिकॉज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ये हमने पढ़ लिया था। आगे इसमें करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं निकल पाता, ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है। यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू, यानी रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो उसमें जब रिवेन्यू को आप अर्न कर देते हो। अब मैं बच्चा समझता है अर्न का मतलब है कि रिसीव हो गया, ना ना ना, अर्न का मतलब है कि जैसे मान लो आपने 12 महीने काम करा किसी के अंडर, तो आपको 12 महीने की सैलरी मिलेगी ना, हाँ है ना, आपको 12 महीने की सैलरी मिलेगी। तो बात को समझो ना, अगर आपने किसी के अंडर 12 महीने काम किया और उसने मान लो आपको सिर्फ 10 महीने की सैलरी दी और 2 महीने की सैलरी कह रहा है कि भाई अगले साल ले लियो, तो तब भी हम 10 + 2 12 महीने की ही सैलरी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो इसी साल मैंने अर्न कर दिया है, चाहे मिली है या नहीं मिली मुझे उससे मतलब नहीं। यहाँ पे अर्न वर्ड है, अर्न को रिसीव्ड नहीं बोलते, ठीक है ना। तो रिवेन्यू जैसे अर्न हो जाता है, यानी आपको, आपने उसके बदले का काम कर लिया, अब आपको पैसा मिलना ही मिलना है, ठीक है ना, चाहे वो अभी रिसीव हुआ है ना हुआ, मिलना है ना, तो इसी साल आएगा, इस साल का है तो, ठीक है ना। जबकि इसमें कब आता है रिकॉर्ड, रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता है, इनकम तभी मिलेगी जब आपको रिसीव्ड हुआ हो, यानी इनकम रिसीव होगा तभी रिकॉर्ड होगा, वरना रिकॉर्ड नहीं होता। इसका मतलब अगर 10 महीने की सैलरी अगर आपको मिली तो 10 महीने की सैलरी ही रिकॉर्ड होगी, इसमें 12 महीने की नहीं होगी, बट इसमें 12 की 12 होगी, चाहे आपको मिली है या नहीं मिली। आगे रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस, तो उसने बोला यहाँ पे एक्सपेंस जैसे ही इनकर्ड हो जाएगा, अब यहाँ पे ये नहीं लिखा वो पेड हो जाएगा, इनकर्ड हो जाएगा। इसका मतलब अगर मान लो कि आपने 12 महीने का कोई काम किया था, ठीक है, अब कंपनी आपको अगर 12 महीने के पेमेंट की जगह 7 महीने की पेमेंट करती है, कहती 5 महीने की पेमेंट बाद में ले लो, तब भी हम 12 महीने का ही लेंगे, यानी 7 जो पे कर दिया वो कंपनी ने हमें दे दिया, वो तो करना है, साथ में 5 महीने कंपनी उसको भी रिकॉग्नाइज करेगी जो अभी उसने पे नहीं किया। इसका मतलब पूरा 12 महीने ही यहाँ पे होता है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे सिर्फ पेमेंट बेसिस पे देखते हैं, जब
एक्चुअल में जो पेमेंट कितना हुआ, 7 महीने का पेमेंट हुआ, तो 7 महीने की ही कंपनी यहाँ पे एक्सपेंस दिखाती है। तो कंपनी में तो फॉलो होता ही नहीं, बस मैं एक जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर वो है फॉलो कर रहा है तो कैसे वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। क्लियर हो गया। आगे सूटेबिलिटी की बात करें तो ये सूटेबल है किसके लिए, बिजनेसेस के लिए, ये बिजनेस के लिए सूटेबल है, कंपनी वंपनी सब इसी को फॉलो करती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो एज इट रिक्वायर इंफॉर्मेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये उन इंफॉर्मेशन को मतलब एक तरह से सही से हैंडल करती है जो कि क्या है आपकी कॉम्प्लेक्स है, और साथ ही साथ ये मेथड भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही माना जाता है। ठीक है, वो इजी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कैश रिसीव और पेड देखना होता है, इसमें बाकी चीजें भी देखनी है, जैसे प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग टाइप की चीजें भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है ना। चलो, उसके अलावा इट कैन बी मेड अवेलेबल, क्योंकि जो जितनी भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, अगर आपको अपने करेक्ट पिक्चर चाहिए तो किससे मिल सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से ही करेक्ट पिक्चर आ सकती है। बट ये किसके लिए सूटेबल है, एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। तो किसके लिए काम करती है, सोशल वेलफेयर, तो वो इसको फॉलो करती है कैश बेसिस वाले को। ठीक है ना। उसके अलावा इसने बोला कि जैसे प्रोफेशनल्स इसको फॉलो करते हैं, प्रोफेशनल मतलब जैसे CA लिखा मैंने छोटा सा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गया, लॉयर्स हो गया, एक्सेट्रा, ये प्रोफेशनल्स जो है इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं किसको, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, क्योंकि इसमें क्या लिया, सिंस दे रिक्वायर कंपैरेटिवली लेस इंफॉर्मेशन। यहां तक समझ में आ गया। एक नाम और याद रखना कि इसका एक नाम और है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। क्या बोला मैंने, इसको मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। आप चाहे तो उसकी स्पेलिंग लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, स्पेलिंग लिख लीजिए, MER, मैं कहां पे लिखूं, फिर देख लेते हैं, रफ कर लेते हैं। मैं इसकी स्पेलिंग है उसका आल्सो नोन है, इसका नाम लिख रहा हूं मर्केंटाइल, MERCANTILE, मर्केंटाइल भी बोलते हैं, मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, प्लीज नोट डाउन करिए, MERCANTILE, मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, पूरा लिखना, मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं इसको। अगर पेपर में आ जाए मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है तो बच्चे कहते हैं आउट ऑफ कोर्स मैंने पढ़ा ही नहीं है, बट बेटा पढ़ा हुआ है, ढंग से अगर पढ़ोगे तो इसी को मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि देखो मैं ना आपके लिए अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ, और जो आप बोलोगे ना उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है ना, जितनी जल्दी हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।